प्यारे बच्चों, मैं हरीश शर्मा आज फिर तीसरा लेक्चर 9वीं कक्षा के पहले पाठ का लेकर हाजिर हुआ हूं। इसमें हम दो क्रियाकलाप करेंगे। एक क्रियाकलाप करेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अगले लेक्चर में करेंगे। और एक और अलग अलग पदार्थों में यानी भिन्न भिन्न पदार्थों में विसरण की दर भिन्न भिन्न होती है। विसरण क्या होता है बच्चों? बेटा, विसरण होता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी पदार्थ के कणों का फैलना, अपने आप फैलना, ये विसरण है। आप देखिए, हम धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं तो उसके कण जो हैं दूर तक फैलते हैं। कोई एक बच्चा परफ्यूम लगा लेता है तो दूर तक स्मेल आ जाती है, हमें पता लग जाता है। ये विसरण के माध्यम से, इस तरह से कणों का फैलना हमने देखा था पीछे क्रियाकलाप में कि जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला पानी के अंदर तो वो अपने आप फैल रहा था, ये विसरण है। आज हम दूसरे क्रियाकलाप में ये देखेंगे कि एक में हम शहद डालेंगे, या आप दिख रहा होगा आपको, शहद है ये, शहद डालेंगे, और एक में हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। आप देखेंगे कि एक जल्दी घुल जाता है, एक देर में घुलता है। क्यों? क्योंकि एक में विसरण दर, कणों के फैलने की दर ज़्यादा है और दूसरे में कणों के फैलने की दर कम है। सबसे पहले हम क्रियाकलाप करते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। देखिए, ये मैंने जल ले लिया, पानी लिया है इसके अंदर, और पानी का स्तर मैं नोट कर लेता हूँ। ये पानी का स्तर है, इसका ऊपर का स्तर और पानी का स्तर बराबर है, जो निशान लगाया है। अब इसमें पानी, हमें लगता है कि इसके अंदर कोई खाली स्थान नहीं है, लेकिन जल के कणों के बीच में भी खाली स्थान होता है, क्योंकि हमारा क्रियाकलाप है पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। हमने ये सिद्ध करके दिखाना है कि हाँ, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। यही हम इसमें सिद्ध करेंगे। हम इसमें थोड़ी चीनी डालते हैं, और चीनी डालेंगे तो चीनी घुलने के बाद भी पानी का स्तर यही रहेगा। इसका मतलब चीनी कहाँ गई? हमने चीनी डाली फिर भी पानी का स्तर नहीं बढ़ा। इससे ये पता लगता है कि पानी के कणों के बीच में खाली स्थान है, और चीनी घुलने के बाद उन्हीं खाली स्थान में चली गई है और पानी का स्तर ऊपर नहीं उठा है। तो आप, ये मैं चीनी निकाल रहा हूं, और ये चीनी ली मैंने, और ये चीनी जो है इसके अंदर डालूंगा, मैं घोलूंगा। ये देखिए, चीनी इसके अंदर नीचे डाल दी, आपको दिखाई भी दे रही होगी। और चीनी डालने पर इसका स्तर भी देखो बढ़ गया है, पानी का स्तर थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। तो ये, क्योंकि अभी चीनी इसमें घुली नहीं है, तो चीनी ने पानी को हटा दिया है, क्योंकि चीनी के अभी जो क्रिस्टल हैं वो बड़े हैं, और बड़े क्रिस्टल होने के कारण वो पानी के बीच में जो खाली स्थान है उसमें नहीं समा पा रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे कि घुलने के पश्चात ये स्तर जो है उतना ही रह जाता है। थोड़ी देर में घुल जाएगी। हम इतने दूसरा क्रियाकलाप भी साथ के साथ कर लेते हैं कि ये अभी घुल रही है, अभी इसका स्तर थोड़ा सा ऊपर है, घुल जाएगी थोड़ी देर में, और हम देखेंगे कि वापस उतना ही स्तर आ गया है। अब हम दो जगह ये पानी लेते हैं, एक में हम
पोटेशियम परमैंगनेट के वही क्रिस्टल डालेंगे। हम केवल 2 क्रिस्टल डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और आप देखिए डालने के साथ ही इसके कणों में फैलाव होना शुरू हो गया है। ये देखिए तली में ये फैलना शुरू हो गए हैं कण, देखो फैलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जो पिंक कलर है वो फैल रहा है लगातार, इसका मतलब कण जो है लगातार बहुत तेजी से गति कर रहे हैं, और धीरे धीरे देखिए आप ऊपर भी उठने लगा है। ये ऊपर उठता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा आपको रंग, ये ऊपर उठने लगे हैं क्योंकि इनकी बहुत तेज गति से फैलाव हो रहा है। और हम देखिए इसको हमने रख देते हैं, और साथ में हम ये शहद लेते हैं और इस शहद को दूसरे पानी में डालते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी घुलता है। हमने ये शहद डाल दिया इसमें, देखिए शहद, तली में आपको शहद दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि रंग थोड़ा सा हल्का होता है इस करके देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी रंग हमें दिखाई दे रहा है शहद का इसमें। देखिए अब देखते हैं शहद कितनी देर में घुलता है और पोटेशियम परमैंगनेट क्या साथ साथ घुलते हैं या आगे पीछे, देखने की बात ये है। आप देखिए पानी में कितना ज़्यादा फैलाव हो गया है, ये देखो बदलाव, कितना सारा पानी एकदम फैल गया है ये पूरा, और शहद अभी भी तली में बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक नहीं आया है, अभी भी आपको पीला रंग दिखाई दे रहा है इसके अंदर। और ये पीला रंग दिखाई देने का मतलब क्या है कि शहद इसके अंदर अभी भी है, घुला नहीं अभी पूरे पानी में। ये देखिए शहद आपको दिखाई दे रहा है, नीचे ही है, और इसमें देखिए ये कितना अधिक तेजी से ये घुल रहा है, बहुत तेजी से घुलता हुआ दिखाई भी दे रहा है इसका रंग भी। और इस क्रियाकलाप से हमें ये पता लगता है कि अलग अलग पदार्थों में विसरण की दर भिन्न भिन्न है, क्योंकि अलग अलग पदार्थ अलग अलग गति से, तेज गति से कोई किसी के कण बहुत तेज गति से फैल जाते हैं और किसी के कण बहुत धीरे फैलते हैं, काफ़ी समय लेते हैं, ये आपने भी देखा है। इसके अतिरिक्त विसरण की दर तापमान पे भी निर्भर करती है। यदि हम गर्म पानी में डालें तो बहुत तेजी से घुलेगा और ठंडे पानी में बहुत धीरे घुलेगा। ये आपको भी पता है, आप चाय में जब चीनी डालते हैं तो गर्म में बहुत तेजी से घुल जाती है, ठंडे पानी में उतनी आसानी से नहीं घुलती है। गर्म दूध में चीनी बहुत जल्दी घुल जाती है, ठंडे दूध में चीनी आसानी से नहीं घुलती, क्योंकि तापमान बढ़ने के कारण विसरण की दर भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि तापमान लेकर जो पदार्थ के कण हैं वो उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण, वो गतिज ऊर्जा का मतलब जो गति के कारण हो, तो वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तापमान के कारण गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण कण बहुत तेजी से फैलेंगे। यही कारण है कि हमें जो है, आप देखिए जब हम किसी अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी सुगंध बहुत तेजी से दूर तक फैलती है, और वही अगरबत्ती अगर हमने ना जला रखी हो तो उसकी सुगंध इतनी दूर तक नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जलाने पर उसका तापमान बढ़ गया है, और तापमान बढ़ने के कारण वो तेज गति से फैलते हैं चारों ओर, और सुगंध चारों ओर फैल जाती है। यही चीज़ होती है कि जो गर्म खाना होता है, खाना जो गर्म है, उसकी सुगंध दूर तक घर में से निकल के गली तक चली जाती है, लेकिन ठंडे खाने की सुगंध नहीं जाती है, क्योंकि ठंडे खाने में जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा, तापमान कम होने के कारण उनकी गतिज ऊर्जा कम है, इसलिए वो तेजी से नहीं फैलते हैं। जबकि गर्म खाने में
तापमान अधिक होने के कारण उसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है और इसीलिए वो तेज गति से चारों ओर फैलते हैं और हमें दूर तक पता लग जाता है। अब ये देखिए, ये चीनी घुल चुकी है और घुलने के बाद थोड़ी सी रह गई है, मैं इसको और वो कर देता हूँ। अब आप देखिए, घुलने के बाद पानी का स्तर वही उसी स्तर तक है जहां पे हमने निशान लगाया था। इस क्रियाकलाप से ये पता लगता है कि घुलने के पश्चात कण जो है बहुत छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं और वो छोटे कणों में विभाजित होके इतने छोटे हो जाते हैं कि पानी में जो कण हैं उनके बीच में जो खाली स्थान है उसमें समा जाते हैं। मैं एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप बोर्ड के ऊपर अब आ जाइए। हम बोर्ड का वो करते हैं अभी। एक मिनट में सेटिंग कर दूं बोर्ड की, इस करके थोड़ा सा। तो हमने देखा कि अलग अलग पदार्थों में विसरण की दर अलग अलग होती है। हम देखा पोटेशियम परमैंगनेट के कण बहुत तेज गति से फैल रहे हैं, जबकि शहद के कण बहुत धीरे धीरे फैलते हैं, क्योंकि शहद के कणों के बीच में आपस में जो आकर्षण का बल है वो बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा होने के कारण उसको आसानी से फैलने नहीं देता है। पोटेशियम परमैंगनेट के कण बहुत तेज गति से फैल रहे थे, हमने देखा था। दूसरा हमने देखा कि कणों के बीच में खाली स्थान होता है। हमने जब पानी लिया एक ट्यूब के अंदर और उस पानी का हमने स्तर नोट कर लिया और फिर उसके बाद उसमें चीनी डालने के बाद हमने देखा कि उसका स्तर थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, लेकिन घोलने के बाद स्तर वहीं चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि घुलने के पश्चात चीनी के जो कण हैं वो बहुत छोटे कणों में विभाजित हो गए और वो छोटे कण इतने छोटे थे कि पानी के बीच में जो खाली स्थान है उसमें समा गए। और वो किस तरह से हुआ, चित्र के द्वारा देखिए आप पहले। जैसे हमने ये बीकर लिया या टेस्ट ट्यूब ली, कुछ भी, बीकर में हम मान लिया पानी लेते हैं और बीकर में पानी का स्तर, पानी के कण जो हैं, मैं कण दिखाता हूं, वो इस तरह से हैं। ये पानी के कण हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये मान लिया पानी के कण हैं जो आपके सामने मैं बना रहा हूं। ये पानी के कण ऐसे होते हैं क्योंकि सभी, अब पानी के ये अणु हैं, मतलब अणु कहते हैं इनको वास्तव में, तो ये पानी के अणु इस तरह से हैं। और जब इसमें हमने ये एक मान लिया पानी का स्तर हो गया, जब इसमें हमने चीनी डाली तो चीनी ये चीनी का कण मान लिया मैंने, ये चीनी का क्रिस्टल डाला, तो इस चीनी के क्रिस्टल ने क्या किया, यहाँ पे ये गिरा आके नीचे, इसने क्या किया, इन पानी के जो अणु थे उनको ऊपर धकेल दिया और पानी का स्तर यहाँ की बजाय, पानी का स्तर यहाँ की बजाय, मैं और एक क्रिस्टल बना देता हूँ, मान लिया एक क्रिस्टल और ये है, इसने पानी को धकेल दिया और पानी का स्तर यहाँ की बजाय कहाँ हो गया, पानी का स्तर उठ गया ऊपर, और ऊपर उठ के पानी इस हरे, पहले
चीनी डालने से पहले यहाँ था, और इन चीनी के कण, जब ये चीनी के क्रिस्टल आए, इसने पानी के कणों को ऊपर धकेल दिया, क्योंकि क्रिस्टल बड़े हैं और इनके बीच में ये खाली स्थान है। ये जो जगह दिखाई दे रही है ना, ये पानी के कणों के बीच में खाली जगह, ये खाली जगह बहुत कम है, लेकिन क्रिस्टल बहुत बड़ा है, इसलिए इसने पानी को धकेल दिया और पानी का स्तर जो है यहाँ पे आ गया, ऊपर उठ गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये पानी, ये क्रिस्टल जो है घुल गए, और घुलने के पश्चात इनका आकार इतना छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा, इनका आकार बहुत छोटा हो गया, और वो इतना छोटा हो जाता है घुलने के पश्चात कि वो हमें आँख से दिखाई नहीं देते। मैं पानी के कण वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे, ऐसे पानी के कण अपनी जगह पे आ गए, और ये पानी, चीनी घुल गई, और घुलने के पश्चात चीनी के कण इतने सूक्ष्म हो गए कि वो इन खाली स्थानों के बीच में ही समा गई। इस तरह से इन खाली स्थान के बीच में समा गई। तो जिन्होंने जो जगह घेरी हुई थी वो घुलने के पश्चात छोटे बन गए, और छोटे बन गए तो इन खाली स्थान में समा गए, और पानी का स्तर वापस नीचे आ गया। पानी का स्तर क्या हो गया, वापस नीचे आ गया। समझ रहे हैं ना आप बात? मैं दोबारा समझा देता हूं, एक बार ये चित्र बना दूं। ये लाल छोटे छोटे कण, ये चीनी के अणु हैं जो घुलने के पश्चात हैं। पहले हम देखते हैं चीनी बड़े बड़े क्रिस्टल उसके देखते हैं, सबको दिखाई देते हैं। पानी में घुलने के पश्चात वही चीनी हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि पहले बहुत बड़े क्रिस्टल होते हैं, और जैसे पानी में डालते हैं वो पानी के अणुओं को धकेल के उसका स्तर बढ़ा देते हैं। अब जब उसको घोल देते हैं तो वो जो क्रिस्टल है वो अति सूक्ष्म कणों में टूट जाता है। ये जैसे लाल आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत छोटे 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 कणों में टूट जाता है। वो बड़ा क्रिस्टल जो है, जो पूरा बड़ा क्रिस्टल था, वो लाखों छोटे क्रिस्टल में विभाजित हो गया, लाखों छोटे कणों में, ऐसे लाखों छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो गया। और वो इतने छोटे हैं कि वो हमें आंख से भी दिखाई नहीं देते, और वो पानी के बीच में जो खाली स्थान है, पानी के अणुओं के बीच में, वो उसमें समा गया। इसलिए पानी का स्तर वापस वहीं आ गया, और पानी के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो चीनी घुलने के पश्चात भी कोई वृद्धि नहीं हुई। ये दर्शाता है कि पानी के कणों के बीच में खाली स्थान है, और उसी खाली स्थान में वो अणु उसके चीनी के समा गए। आपको एक सीधा सा उदाहरण देता हूं। आप एक बाल्टी लो, बाल्टी में आप बजरी होती है ना, रोड़े जो होते हैं, वो डाल दीजिए और बाल्टी को भर दो। रोड़ों से या बजरी से बाल्टी भर जाएगी। इतने बड़े बड़े हमने बजरी डाल दी, और उसको भर दो जहां तक वो भर सकती है, बस उसके ऊपर के सतह तक। अब आप क्या करो, क्या उसमें और रोड़े आ सकते हैं और बजरी आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि वो वहां तक भर गई है। लेकिन अगर आप उसमें रेत डालोगे तो रेत आ जाएगा, क्योंकि रेत के कण छोटे हैं, और वो जो बजरी के या रोड़े के बीच में जो खाली स्थान रह गया वो उसमें समा जाएगी। इसका मतलब रोड़ों के बीच में खाली स्थान था, उसी खाली स्थान में वो बहुत ज्यादा खाली स्थान हमें दिखाई भी देता है, इसलिए उसके अंदर रेत डालते हैं तो रेत अंदर चला जाएगा, भर जाएगा। अब रेत से भी बाल्टी भर गई। क्या अब और रेत डालेंगे तो रेत उसमें आएगा? नहीं आएगा, वो बाल्टी से बाहर आएगा। अब आप उसमें पानी डाल दो, पानी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप डाल के देख लेना, पानी फिर आ जाएगा। रेत नहीं, रोड़े नहीं आते हैं, बजरी नहीं आती, उसमें रेत नहीं आता, लेकिन पानी आ जाता है। अब आप उसको इतना भर दो कि पानी ऊपर तक आ जाए, और डालोगे तो पानी बाहर आएगा। ठीक। अब आप उसमें एक मुट्ठी चीनी को बिल्कुल पीस के और आप उसके अंदर डाल दो, धीरे धीरे उसके ऊपर डाल दो चीनी। थोड़ी देर में चीनी घुल जाएगी, चीनी भी गायब हो जाएगी, पानी भी नहीं आया। इसका मतलब जैसे रोड़ों के बीच में रेत आ गई, क्योंकि रोड़े के बीच में खाली स्थान था तो उसमें रेत आ गई, रेत के कणों के बीच में खाली स्थान था, उसमें पानी आ गया। फिर हमने पानी और नहीं आ सकता उसमें, लेकिन चीनी डाली तो आ गई, क्योंकि वो पानी के कणों के बीच में खाली स्थान था, उसमें समा गई। अतः इसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, लेकिन ये खाली स्थान ठोस में बहुत कम होता है, तरल में बहुत ज्यादा होता है, न तरल में ज्यादा होता है और गैसों में बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं चित्र के माध्यम से दर्शाऊं
तो ये मान लिया कण जो है तरल के हैं, तो ठोस के कण ऐसे होंगे बिल्कुल पास पास, खाली स्थान नामात्र होगा। खाली स्थान तो होता है लेकिन नामात्र होता है। आपको और उदाहरण दूंगा एक में। ये देखिए बिल्कुल पास पास है, तरल के थोड़े से दूर होते हैं, और गैसों के ये लगा लो, ये 1 2 यूं दूर दूर। गैसों में इस तरह से। आपको एक और ठोस, द्रव और गैस में किस तरह से अंतर हो सकता है। ठोस में कण बहुत नजदीक होते हैं, बीच में खाली स्थान बहुत कम होता है, तरल में थोड़ा खाली स्थान ज्यादा होता है और गैसों में बहुत ज्यादा होता है। आप इसको समझने के लिए एक और भी क्रियाकलाप वो कर सकते हैं। आप जो है 30 गुब्बारे ले लीजिए और 30 गुब्बारे फुला लो। आप अब 10-10 के 3 ग्रुप बना लो। एक क्या करो, 10 गुब्बारे लो, उनका मुंह पकड़ो और एक ही धागे से बांध दो बिल्कुल पास पास। बस सबका 10 का मुंह आपने इकट्ठा पकड़ लिया और एक ही धागे से बांध दिया। और फिर दूसरे 10 गुब्बारे लो, उनको छोटे छोटे धागों से बांध दो। अब आपने जो इकट्ठे 10 गुब्बारे बांधे, उनकी स्थिति क्या होगी? उनकी स्थिति ऐसे होगी, इकट्ठे। फिर आप छोटे छोटे धागे से बांध दो सबका, छोटे छोटे धागे लो और सबका मुंह बांध दो, और फिर उन छोटे छोटे धागों को आपस में बांध दो। जैसे ये धागा, फिर ये गुब्बारा, फिर ये धागा, ये गुब्बारा, फिर ये धागा, ये गुब्बारा, फिर ये धागा, ये गुब्बारा, 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 इस तरह से। तो ये थोड़े से दूर हो गए। और एक आप बहुत लंबे लंबे धागे लो और फिर बांध दो, तो एक गुब्बारा यहाँ आएगा, दूसरा जो है यहाँ आएगा, तीसरा जो है यहाँ आएगा, चौथा गुब्बारा यहाँ आएगा। इस तरह से 10 गुब्बारे दूर दूर हो गए। तो ये ठोस वाली स्थिति है, ये तरल वाली स्थिति है, और ये गैस वाली स्थिति है। कणों के बीच में खाली स्थान होता है, लेकिन अलग अलग पदार्थों में अलग अलग खाली स्थान होता है। ठोस में खाली स्थान बहुत कम होता है, तरल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैसों में बहुत ज़्यादा होता है। अब हम ने ये 2 क्रियाकलाप की। अब हम एक ठोस, द्रव और गैसों के बारे में, के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। आज अभी हम ठोस के गुणों के बारे में बात करेंगे, तरल के गुणों के बारे में सिर्फ बताऊंगा अभी मैं, और अगले उसमें लेक्चर के अंदर आपको कुछ क्रियाकलाप भी आपको दिखाए जाएंगे, ठोस से संबंधित और गैसों से संबंधित। ठोस कौन से होते हैं, ठोस में क्या है, ठोस के गुण। देखिए, भौतिक आधार पर हम पदार्थों को 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। और वो 3 भाग क्या है? भौतिक आधार पर पदार्थ की यानी कि 3 अवस्थाएं हैं, और वो 3 अवस्थाएं क्या हैं? ठोस, द्रव और गैस। भौतिक आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, द्रव मतलब पानी की तरह से पिघला हुआ, और नंबर 3 गैसीय अवस्था, या आप सीधा कह दीजिए गैस। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, यानी ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार के होते हैं। अब इन ठोसों के गुण लिखिए, और
देखिए ठोस के गुण क्या है। ठोस अवस्था के गुण तो आप देखिए, इससे संबंधित क्रियाकलाप करेंगे हम, मैंने आपको बताया, लेकिन अगले लेक्चर में। नंबर 1, ठोस के मुख्य गुण क्या है कि ठोस, आप समझिए क्या चीज होती है। ठोस का आकार निश्चित होता है, एक सबसे पहली बात। ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस को कहीं रखो, उसका आकार नहीं बदलता, निश्चित होता है। नंबर 2, ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस के कणों में बहुत कम खाली स्थान होता है। खाली स्थान बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तो आप कह सकते हैं ठोस के कणों में बहुत अधिक आकर्षण बल होता है। ठोस कठोर होते हैं, उन्हें खुरचा जा सकता है। कि ठोस के कण जो है बहुत ही नज़दीक होते हैं और उनके बीच में बहुत अधिक आकर्षण बल है, और अधिक आकर्षण बल होने के कारण उनको आप जो है खुरच सकते हैं। और क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत अधिक चिपके हुए हैं, इस कारण उनको खुरचा जा सकता है। इसके अलावा आकार निश्चित हो गया, आयतन निश्चित हो गया, कणों के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है, अधिक आकर्षण बल होता है, और आयतन आकार, ठीक है। इसके अलावा ठोस जो है ठोसों में प्रसार बहुत कम होता है। लगभग नामात्र होता है, मतलब कम फैलते हैं। ठोस जो है उनमें प्रसार बहुत कम होता है। ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा न के बराबर होती है, मतलब बहुत बहुत कम होती है। दबाव डालकर ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। या आप सीधा ही लिखिए, इसको सीधा लिखते, ठोसों में आप सीधा लिखिए, दबाव तो डालेंगे तभी संपीड़ित। ठोसों में संपीड्यता
नगण्य होती है। मतलब कि हम अगर ठोसों पे दबाव डालें तो वो जो है संपीड़न, बहुत नजदीक आने के दबाव से वो उसका जो पिचक जाना बहुत कम होता है, ना के बराबर, क्योंकि ठोस के कण पहले ही बहुत बहुत नजदीक होते हैं, इस कारण उनके अंदर संपीड्यता नगण्य होती है। यानी प्रसार का मतलब विसरण, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। ठोसों में प्रसार मतलब विसरण, यहां लिख देता हूं। प्रसार का मतलब यहां लिख लीजिए, विसरण बहुत कम होता है। तो ये ठोसों के मुख्य गुण हैं। इसी तरह से हम पहले इनके गुणों के बारे में थोड़ा सा, एक दो गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यूँ कह सकते हैं कि रबर हो तो आप उसको खींच के उसका आकार बदल सकते हैं, स्पंज हो तो उसको दबा सकते हैं। वो सारे आप क्रियाकलाप मैं आपको सामने दिखाऊंगा और तब हम आगे बात करेंगे। और आज के इस लेक्चर में इतना ही, और आप इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए और बार बार देखिए। इसको ना आए तो आपको पता है मैंने अपना नंबर दिया था, मैं आपको फिर दे देता हूं कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी कोई भी आपको समझ में नहीं आया है, चाहे लेक्चर 1 में हो, चाहे लेक्चर 2 में, चाहे लेक्चर 3 में, कोई भी आपको कठिनता आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि ये मुझे समस्या आ रही है, मुझको दोबारा समझाया जाए। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और बड़ों का कहना मानें। हैव ए नाइस डे।